हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। आज के जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है एड्रेसिंग मोड्स एंड इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 1851। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एड्रेसिंग मोड्स की। एड्रेसिंग मोड्स अब होते क्या हैं? इट इज़ अ वे टू एड्रेस एन ओपोनेंट। एक ऐसा वे है जो एक ओपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पे मेरे पास ये #25 है, ओपोनेंट है। अब ओपोनेंट क्या होता है? मीन्स द डेटा वी आर ऑपरेटिंग ऑन। मतलब कि मेरे पास जो इंस्ट्रक्शंस है मूव ए #25, यहाँ पे मेरा #25 ओपोनेंट है। मैं इसके ऊपर ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं अपने इंस्ट्रक्शंस के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो ये जो ओपोनेंट है ये किस टाइप का ओपोनेंट है, ये क्या सिग्निफाई करता है, इसका हर एक एलिमेंट क्या सिग्निफाई करता है, उसको वो हमारे एड्रेसिंग मोड्स होता है। तो करेंटली हमारे पास 5 तरह के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। ये हमारे पास 5 तरह के एड्रेसिंग मोड्स हैं। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड्स। तो हमारे पास 5 तरह के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। तो चलिए हम इनको एक एक करके देखते हैं। हमारे फर्स्ट टाइप की जिसका नाम है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स होता क्या है? इसमें जो सोर्स है डेस्टिनेशन है वो दोनों रजिस्टर्स होते हैं और वो एक सेम साइज के होने चाहिए, नहीं तो वो एरर्स देगा। मतलब कि जो दोनों में सोर्स एंड डेस्टिनेशन होते हैं, यानी हमारा जो ऑपरेंट होता है उसके साथ जो ऑपकोड होता है वो दोनों हमारे सेम साइज के होने चाहिए। अगर एक 8 बिट का है तो दूसरा भी 8 बिट का होना चाहिए, नहीं तो वो हमें एरर्स देगा। क्योंकि हमारा डेटा 8 बिट का है तो 8 बिट में ही जाएगा। नहीं तो अगर हम 16 बिट का यूज़ कर रहे हैं तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा, वो उसको एरर देगा। सेकेंड पॉइंट, द डेटा स्पेसिफाइड विद इन द रजिस्टर फॉर वेरियस ऑपरेशन एज पर द इंस्ट्रक्शन। जो डेटा है जिस पर हमने काम करवाना है, जिसको हमें एक्सिक्यूट करवाना है, वो हम रजिस्टर के अंदर ही स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमारा भाई ये डेटा है, यहीं से हम उसको लेके जाएंगे, यहीं से हमारा एग्जीक्यूट होगा। थर्ड है, इसमें से एक्यूमुलेटर और R0 से R7 रजिस्टर्स ही यूज होते हैं, जो हर रजिस्टर बैंक होता है। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर्स में आपको बताया था कि हमारे पास 4 रजिस्टर बैंक होते हैं R0 से R3 तक। उसमें जितने भी R0 और R7 तक रजिस्टर होते हैं और एक्यूमुलेटर से वही इसमें अलाउड होते हैं और कोई रजिस्टर अलाउड नहीं होता। लास्ट पॉइंट है कि हमारा जो डेटा ट्रांसफर होता है वो एक्यूमुलेटर और RN रजिस्टर्स, यानी जितने भी हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं R0, R1, R2 से लेकर R7 तक, उनके बीच ही डेटा ट्रांसफर हो सकता है। बट बिटवीन RN के नहीं, जस्ट ऐसे नहीं कर सकते कि कोई मैंने मूव चीज करवानी R0 से R1 तक, हम ऐसा नहीं कर सकते, वो एक एरर जनरेट करवाएगा। तो सबसे पहले हमें, मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर मुझे एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर करना है तो मुझे बीच में एक थर्ड पार्टी चाहिए, यानी इसमें मुझे एक्यूमुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल है मूव A, R3। अब इसमें क्या हो रहा है, R3 का जो डेटा है, सपोज R3 में कोई डेटा वैल्यू पड़ी 25H, वो वैल्यू मैंने एक्यूमुलेटर में मूव करवानी है, तो मैं A, R3 लिखूंगा, तो वो क्या करेगा, R3 में जाके उसको इसमें मूव कर देगा। तो ये थी मेरे पास रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स के ऊपर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड्स के ऊपर, जो है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप की, जो है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स के अंदर। तो इसके अंदर हमारे जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन है, या फिर वो रजिस्टर हो सकता है, या फिर कोई हमारे पास जो रैम लोकेशन होती है, या वो हो सकता है, बट वो दोनों नहीं हो सकते। या फिर अगर जो हमारा सोर्स है वो रजिस्टर हो, या हम जो हमें पे रैम लोकेशन है वो डेस्टिनेशन हो सकती है, या वाइस वर्सा, वो दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि मैं सोर्स और डेस्टिनेशन को रजिस्टर कर दूं या सोर्स और डेस्टिनेशन को मैं रैम लोकेशन कर दूं, हम ऐसा नहीं कर सकते। एक को रजिस्टर होना पड़ेगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जो हमारा रैम लोकेशन है वो हमारे हेक्साडेसिमल्स में है, और उसके अंदर डेटा है वो एक एड्रेस है। डेटा चाहे वो डेटा हो या एड्रेस हो, उसको कहीं ना कहीं हमें स्टोर करवाना है, इसलिए हमें एक रजिस्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो नेक्स्ट कर चलते हैं, द एड्रेस ऑफ ऑपरेंट इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन सेल। जो ऑपरेंट का एड्रेस है वो हम इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई कर देते हैं। इसके अलावा पर जो रैम लोकेशन होती है वो होती है 00H से 7FH तक, और जो एस एफ आर होते हैं वो होते हैं 80H से FFH तक, और यही अलाउ होते हैं। इसके बाहर कोई अलाउड नहीं होता, कोई और वैल्यू अलाउड नहीं होती है, एड्रेसेस है सारे। तो अगर यहाँ मैं एग्जांपल की बात करूँ तो मेरे पास आता है मूव R3, 70H।
अब यहाँ पे 70H एक हमारा रैम लोकेशन है। इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो क्या मूव इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, वो इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो R3 में मूव करवा देगा। तो यहाँ पे इसको कोई फर्क नहीं डालेगा क्योंकि मूव इंस्ट्रक्शन हमारे सिर्फ कॉपी करता है, तो जो उसकी वैल्यू होगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये तो था हमारे पास डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर जो है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। इसके अंदर जो हमारे पास ऑपरेंड का एड्रेस होता है वो हम रजिस्टर में ही स्टोर करा देते हैं। मतलब कि जो मेरा डेटा है वो किसी एड्रेस पे स्टोर है। अब उस एड्रेस को पॉइंट करने के लिए मैं दो रजिस्टर्स का इस्तेमाल करता हूँ, R0 एंड R1, जो कि डेटा पॉइंटर्स की तरह एक्ट करते हैं। मतलब कि अगर मुझे किसी के एड्रेस पे जाना है, वहाँ पे कोई मेरी कोई चीज़ पड़ी हुई है, मुझको दी हुई है, लेकिन मैं उसका एड्रेस मुझे याद है लेकिन कहाँ है वो नहीं पता, तो मैं किसी और से पूछूंगा। तो मतलब कि वो एक थर्ड पार्टी से मैं पूछ रहा हूँ कि भाई इसका एड्रेस कहाँ पे है। तो ऐसे ही R0 एंड R1 डेटा पॉइंटर्स की तरह एक्ट करते हैं कि वो एक उस एड्रेस को बताएंगे जहाँ पे वो वैल्यू पड़ी हुई है, मतलब कि उस रैम लोकेशन को बताएंगे। अब इसके अंदर से दो हमारे पास यहाँ पे एड्रेसेस होते हैं, 00H से 7H तक, पर यही अलाउड होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आप इसको पहचानना चाहते हो तो हमारे पास ये @ साइन होता है, रजिस्टर्स के आगे हम इसको रखते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है मूव A, @R1, तो ये एक इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। मतलब कि जो भी R1 में एड्रेस पड़ा है वहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है वो एक्यूमुलेटर में मूव करवा दो। तो ये तो था हमारे पास इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर जो है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसके अंदर हमारा जो डेटा है वो हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई कर देते हैं कौन सा भी डेटा हमारे पास है, हमें कौन सा एग्जीक्यूट करवाना है। इसके अंदर जो सोर्स होता है वो हमारा इमीडिएट डेटा होता है, और जो डेस्टिनेशन होता है वो कोई भी रजिस्टर हो सकता है। इसमें ये नहीं है कि सोर्स हमारा ये होना चाहिए कि डेस्टिनेशन ये होनी चाहिए। मतलब कि सिंपल भाषा में कहूँ तो सोर्स हमारा डेटा है बस, कि मेरा इसको मैंने कोई भी डेटा हो सकता है उसको मैंने डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, वहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करना है, स्टोर करवाना है या ऐड करना है। और डेस्टिनेशन में कुछ भी हो सकती है, चाहे आपका एक्यूमुलेटर हो, चाहे वो आपका कोई भी रजिस्टर्स क्यों ना हो। अब इसमें जो हमारा इसको देखेंगे कैसे, हमारे पास यहाँ पे ये हैश का साइन है, ये स्पेसिफाई करता है कि जो हमारा ऑपरेंड है वो एक इमीडिएट डेटा है, और वो डेटा का जो रिजल्ट होएगा वो डेस्टिनेशन रजिस्टर में स्टोर करवाना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है मूव A, #65H। अब मेरा ये 65H ये मेरा एक डेटा है। कैसे मुझे पता, क्योंकि मेरे यहाँ पे हैश लगा है। अब ये डेटा मैंने एक्यूमुलेटर में स्टोर करवाना है, और यहाँ पे ये 8 बिट का डेटा है। अगर मैं यहीं पे मैं करूँ कि मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन है मूव DPTR, #1615H। अब मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये मेरा DPTR 16 बिट का रजिस्टर होती है, तो यहाँ पे भी डेटा 16 बिट का होना चाहिए, इसलिए ये डेटा इसमें मूव कर जाएगा। तो ये तो था हमारे पास इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड्स के ऊपर। बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड्स के ऊपर जो है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के ऊपर। इसके अंदर जो हमारे पास एड्रेस होता है वो हम इनडायरेक्टली स्पेसिफाई करते हैं एक्यूमुलेटर के अंदर, डेटा पॉइंटर के अंदर एंड प्रोग्राम काउंटर के अंदर। अब होता क्या है कि जो हमारा डेटा होता है, जो हमारा एड्रेस होता है, वो हम एज अ सम लेते हैं, एक्यूमुलेटर प्लस DPTR या फिर एक्यूमुलेटर प्लस प्रोग्राम काउंटर, इन दोनों के सम से हम एड्रेस लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो रोम होती है हमारी, वहाँ पे हमारा परमानेंट डेटा होता है जो कि कहाँ पे स्टोर होता है, लुकअप टेबल्स के फॉर्म के अंदर। अब इसको एक्सेस करने के लिए हमें जो एड्रेस होते हैं वो होते हैं हमारे पास एज अ सम ऑफ कंटेंट्स ऑफ 2 रजिस्टर्स। क्योंकि हमारे पास 16 बिट्स का अगर डेटा की बात करें या फिर से ज़्यादा डेटा बात करें तो हम क्या करते हैं A+DPTR या A+PC कर देते हैं। तो इनका जो एड्रेस होते हैं, जो इनपे जो डेट एड्रेसेस होते हैं वो हमारे पास कंबाइन होके आ जाते हैं, उनका सम होके आ जाते हैं, जो हमें वो में लुकअप टेबल्स को एक्सेस करने में काम आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो A+DPTR है या A+PC है, अब इसमें से जो एक होता है वो एज अ बेस एक्ट करता है, दूसरा एज अ इंडेक्स
इंडेक्स का काम करता है, जो कि टेबल के अंदर होता है, तो एक दूसरे के पे वो डिपेंड हो जाते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, मूव सी ए कॉमा @a+dptr। अब यहाँ पे जो सी है वो मेरी कोड मेमोरी है। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, यहाँ पे मेरी a+dptr मतलब कि मेरा जो एड्रेस है वो इनका सम है, इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो ए में मूव कर दिया जाए, इनका जो सम होएगा, इसलिए हमारे ये इंडेक्स एड्रेसिंग मोड होता है। अगर आपको कहीं भी a+dptr या a+pc मिले तो मतलब समझ जाइए वो हमारे इंडेक्स एड्रेसिंग मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8051। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, वो है इंस्ट्रक्शन सेट्स ऑफ 8051। तो हमारे पास 255 इंस्ट्रक्शंस होते हैं 8051 के अंदर, जिनको हमने 5 कैटेगरीज में इसको ग्रुप किया होता है। सबसे पहले आता है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, फिर आता है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, देन कम्स लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, फिर आता है बुलियन इंस्ट्रक्शन, एंड लास्ट में आता है ब्रांच इंस्ट्रक्शन। तो हम इसको एक एक करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस को। बात करते हैं हम अपने फर्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट की, जो है डेटा इंस्ट्रक्शन सेट। इसके अंदर हमारे पास जो हम इसके अंदर मूव इंस्ट्रक्शन ज़्यादा यूज़ करते हैं। मूव होती है 8 बाइट डेटा ट्रांसफर इंटरनल रैम और एसआर के अंदर। अब भी हमारे पास कुछ ये मूव इंस्ट्रक्शंस की टाइप्स होती है, जिसमें हम एक्यूमुलेटर और रजिस्टर्स और कुछ डायरेक्ट वैल्यूज हम यूज़ करते हैं, जो जैसे डेटा वगैरह होगी, तो ये हमारी इस मूव इंस्ट्रक्शन होती है। एक होती है हमारे पास मूव सी, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास मूव कोड बाइट होती है। ये एक हमारी डेटा हमारे एक्यूमुलेटर से के साथ इसका लेना देना होता है। अब मूव एक्स हमारे पास होती है, इसमें क्या होता है, अगर हमने कोई एक्सटर्नल मेमोरी लगाई होती है, हम हमारा जो डेटा ट्रांसफर होता है वो ये संभालता है। एक्यूमुलेटर और एक्सटर्नल मेमोरी के बीच में जो ट्रांसफरेशन होती है वो मूव एक्स संभालता है। इसके बाद आता है हमारे पास पुश एंड पॉप। ये हम स्टैक पॉइंटर में यूज करते हैं, जैसे कि मैंने को लास्ट लेक्चर में बताया था, हम डेटा जो स्टैक पॉइंटर होता है उसमें हम एक पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, ताकि हमारे जो हम इसमें डेटा डालते हैं और डेटा वहां से निकालते हैं। इसके बाद आता है मतलब XCH। ये क्या करता है, एक्यूमुलेटर और एक कोई बाइट वेरिएबल होता है उसके बीच पे हमारी डेटा एक्सचेंज करवाता है। जैसे आपको मूव नहीं करता, एक्सचेंज होती है यहाँ पे डेटा। अब आता है XCHD। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास लोअर डिजिट होती है, यानी लोअर बाइट होती है, वो और मेमोरी लोकेशन जहाँ पे स्पेसिफिक होती है वहां से जो उसका डेटा होता है उसकी लोअर डिजिट ये उनको एक्सचेंज करता है। तो आई होप आपको ये समझ आएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि मेरे इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं सारे, हम इनको अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। तो आपको मैं यहाँ पे पहले ही बता रहा हूँ, तो यहाँ इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर। अब बात करते हैं हम अपने सेकेंड टाइप के ऊपर, जो है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन होती है जिसमें हम अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करते हैं इसके अंदर, यानी दो डेटा को हम इसको साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एडिशन कर दिया या सब्ट्रैक्शन कर दिया। अब हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसके अंदर, जैसे ऐड विद कैरी, डेसिमल ये होती है हमारे पास डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, सब्ट्रैक्शन विद बोरो, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास दो रजिस्टर्स के बीच में हमारे पास या दो डेटा हमारा इसमें एडिशन होता है, और हमारा इसके अंदर एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, वो हमारे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस पे हमारा एक्यूमुलेटर ही मेन रजिस्टर होता है, क्योंकि हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा वो उसका जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में ही सेव होगा। जैसे कि ऐड में हम ऐड ए कॉमा जो भी हमने वैल्यू देनी है, कोई भी डेटा देना है वो देंगे और वो ऐड होके एक्यूमुलेटर में ही सेव हो जाएगा। अब ऐड सी यानी ऐड विद कैरी, जो भी कैरी हो जनरेट होगी वो उसके जैसी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उसमें ये ऐड हो जाएगी कैरी। फिर आता है डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। ये क्या करता है, ये BCD में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो भी हमारा डेटा अगर हमने ऐड किया उसके बाद वो कोई जैसे 7D में आ जाता है, हेक्साडेसिमल में आता है, तो अगर हम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं
तो वो हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन बोरो, हम इसमें बोरो लेते हैं। ये इंक्रीमेंट करता है, ये डिक्रीमेंट करता है बाय 1। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा, ये हमारा डिवीजन होगा। तो ये थी हमारे पास अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर जो है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड टाइप के ऊपर जो है लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। इसमें आपका हमारा जो भी हम और गेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, लॉजिक गेट, वो भी हमारे इसमें यूज़ होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है एंड और एक्सनोर। इसमें हमारे यहाँ पे एक्सोरिंग होएगी, ऑरिंग होएगी और एंडिंग होएगी। अभी हमारे पास एंड के कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यही इंस्ट्रक्शन और एक्सोर पे लागू होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक्यूमुलेटर और आर एन के बीच में और एंडिंग होएगी, या कोई डायरेक्ट वैल्यू होएगी उसके साथ एंडिंग होएगी एक्यूमुलेटर के साथ। ऐसी हमारे पे ये इंस्ट्रक्शंस है। ये तीन इंस्ट्रक्शंस होती है। जैसे यहाँ ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट करेगा जो भी इंस्ट्रक्शंस होगी उसको वंस कॉम्प्लीमेंट या टूस कॉम्प्लीमेंट करेगा। CLR यानी क्लियर, ये उस डेटा को क्लियर कर देगा। स्वैप ए, ये एक्यूमुलेटर के साथ जो भी डेटा हम दे रहे हैं उसके साथ एक्यूमुलेटर से स्वैपिंग कर देगा। RL, RR, RLC एंड RRC, ये हमारा रोटेशन में की इंस्ट्रक्शंस है। ये दोनों रोटेट लेफ्ट एंड रोटेट राइट होता है। ये हमारा विद कैरीज होते हैं कि ये कैरी कोई जनरेटेड है तो इसके साथ ये रोटेट होएगी, अगर नहीं है तो अगर जीरो है तब भी वो रोटेट होगी, चाहे 1 हो या 0 हो। तो ये कैरी के साथ रोटेशन होती है, ये विदाउट कैरी होती है। तो ये आपका लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है बुलियन के ऊपर। अब बात करते हैं अपने सेकेंड लास्ट इंस्ट्रक्शन सेट की जो है बुलियन ऑपरेशंस। ये क्या होता है, ये एक सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शंस पे एग्जीक्यूट होता है। इसमें क्या होता है, ये हमारा मैनिपुलेशन करता है कोई भी एड्रेसेबल रजिस्टर्स के अंदर जो बिट्स होती है या मेमोरी लोकेशन पे, और हमारे कैरी फ्लैग को भी अफेक्ट करता है। अब हमारे पास कुछ 5 इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसके अंदर। जैसे क्लियर, ये अगर कोई बाइट है या हमारा कैरी फ्लैग है उसके अंदर क्लियर करता है। नेक्स्ट आता है सेट बी, ये हमारा कोई बिट हो गया या कैरी फ्लैग को ये सेट करता है। इसके बाद आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, ये बाइट और कैरी फ्लैग को ये कॉम्प्लीमेंट कर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही लॉजिकल वाला सेम वैसा ही है। इसके अंदर ये 1 बिट को रिप्रेजेंट करता है, ये उसी के ऊपर ऑपरेशंस करता है कैरी फ्लैग के अंदर। अब आता है JC, JNC, JB, JNB। ये क्या करता है, जंप करता है उन एड्रेसेस पर कुछ कंडीशंस पर। अगर तो मेरा कैरी फ्लैग सेट है तो मैं जंप करूं, अगर मेरा कैरी फ्लैग सेट नहीं है तो मैं जंप करूं। तो ये कुछ कंडीशंस होती है। ऐसे ही मेरा लास्ट इंस्ट्रक्शन है JB, JNB। ये करता है कि जब मेरा बाइट सेट है, और ये तब करता है जब मेरा बाइट सेट नहीं है। ये वाली इंस्ट्रक्शंस हमारे पास यूज करते हैं बुलियन ऑपरेशंस के अंदर। चलते हैं अपने लास्ट इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर जो है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। चलते हैं, अब बात करते हैं अपने लास्ट इंस्ट्रक्शन सेट की जो है ब्रांच इंस्ट्रक्शन सेट। इसके अंदर हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है, हमारे पास कुछ कैटेगरीज है। पहला कैटेगरी अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगती, ये हम इसको जंप करवा देते हैं डायरेक्टली। हमारे पास अंदर जंप इनडायरेक्ट होती है, शॉर्ट जंप होती है, एब्सोल्यूट जंप होती है एंड लॉन्ग जंप होती है। इसके अंदर हमारे पास हम इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं दे देते कि तूने इस टाइम पे जंप करना है, हम सीधा इसमें जंप करवा देते हैं। जैसे मैंने लिखा JMP काउंट, मतलब काउंट पे आपने जहाँ भी मैंने काउंट लिखा वहाँ पे जंप कर जाओ बिना किसी कंडीशन पे। ऐसे शॉर्ट जंप होता है कि इसके अंदर हम ये हमारा 8 बिट में इंस्ट्रक्शंस होता है। एल जंप में हमारे बाइट्स बढ़ जाती है इसलिए हम इसको लॉन्ग जंप बोलते हैं। एब्सोल्यूट में हमारा इसका बीच का हिस्सा आ जाता है, मतलब कि 11 बिट्स यूज करती है। इसके बाद आता है हमारे पास कॉल इंस्ट्रक्शंस। ये हमारे पास एब्सोल्यूट कॉल होती है और ये होती है लॉन्ग कॉल। इसके अंदर हमारे पास ये 11 बिट्स होती है और ये 16 बिट्स होती है। ये हमारी लास्ट बड़ी डेटा को मैनेज करती है। अगर मैंने कहीं पे कोई फंक्शन रखा हुआ 16 बिट्स का कोई डेटा रखा हुआ, वहाँ से मैंने कॉल करवानी है तो मैं एल कॉल करूँगा। तो मैंने जहाँ भी एल कॉल का यूज़ किया प्रोग्रामिंग में वहाँ पे वो डेटा यूज़ होता रहेगा। इसके बाद आता है रिटर्न इंस्ट्रक्शंस। ये 2 रिटर्न फंक्शन इंस्ट्रक्शंस होती है जो कि तब हम यूज़ करते हैं जब हम सब रूटीन प्रोग्राम का यूज़ इस्तेमाल करते हैं।
जैसे कोई मैंने स्टैक पॉइंटर यूज़ किया, वहाँ पे डेटा रखा हुआ है, वहाँ से मैंने रिटर्न वैल्यू लेनी है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। या कोई इंटरप्ट यूज़ करो, वहाँ के सब रीडिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो वहाँ से रिटर्न इंस्ट्रक्शंस का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये उसके लिए यूज होता है। इसके बाद आता है कंडीशनल जंप। ये जितने भी 3 इंस्ट्रक्शंस आप देख रहे हैं, ये कंडीशनल जंप्स होती है कि अगर मेरा कंडीशनल जंप है, मेरी कंडीशनल है, तो जंप करो, अदरवाइज ना करो। जैसे कि JZ, अगर मेरी कोई डेटा वो ज़ीरो है तो जंप करो, और अगर मेरी डेटा नॉन ज़ीरो है तो न जंप नेवर, उसके लिए हम JNZ यूज़ करते हैं। ऐसे ही ये होता है कैरी के लिए और नॉन कैरी के लिए, ये होता है बाइट एंड नॉन बाइट के लिए। तो ये हमारी कंडीशनल जंप होती है कि मेरी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो आप जंप करो, अदरवाइज ना करो। इसके बाद आता है हमारे पास कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल, कि आप पहले कंपेयर करो, अगर वो इक्वल नहीं है तभी आप जंप करो, अदरवाइज आप जंप मत करो। उसके बाद आता है DJNZ। इसका क्या मतलब होता है? डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉट जीरो। अगर मेरा रिजल्ट जीरो है तो आप डिक्रीमेंट मत करो, अगर नॉन जीरो है तो आप उसको डिक्रीमेंट करो एंड जंप करो। लास्ट आता है हमारे पास नोप, NOP, मतलब नो ऑपरेशन। अगर मैंने ये किसी भी प्रोग्राम में लिख दिया तो इसके बाद कोई जो मर्जी आप लिखिए, कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखिए, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम वहीं पे एंड हो चुका है NOP के बाद। तो ये तो थी हमारे पास ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, और इससे ज़्यादा आज का हमारा टॉपिक भी यहीं पे रोकता हूँ मैं। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसको एक बार ज़रूर देखिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।